Namaste. Dear children, welcome back to my channel Geography Academia. Today we will begin chapter 3 of economics, money and credit. Topics: money as a medium of exchange, why and how, modern forms of money and loan activities of banks. Money, जरा सोच के देखो बेटा कि एक दिन में हम कितनी जगह से मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं। जाके जाओ, दूध लेकर आ जाओ, ब्रेड लेकर आ जाओ, कहीं हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं हम किसी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम वहाँ पर अपनी फीस देते हैं, हम कितनी जगह हम मनी का यूज़ करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वाई मनी केम, वाई मनी केम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज प्रोसेस में जब हम किसी से गुड्स लेते हैं, किसी भी शॉपकीपर से, या कहीं कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी हम सर्विस लेते हैं, तो हम उसकी सर्विस के बदले उसे पैसा देते हैं। शॉप में गए तो उस सामान के बदले उन्हें पैसा देते हैं। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के बिना हम ना कोई गुड्स खरीद सकते हैं, ना कोई सर्विस अवेल कर सकते। तो ये मनी आई कैसे, मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई मनी हैज़ कम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वाई इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वाई? अ पर्सन होल्डिंग मनी, अगर किसी भी आदमी के पास पैसा है, he or she can easily buy any goods and services. पैसे से हम कोई भी सामान, कोई भी सर्विस खरीद सकते हैं। एज्यूम करो इस मनी को बीच में से हटा दो, मनी नहीं है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? सपोज देयर इज वन शू मैन्युफैक्चरर, एक शूज बनाने वाला है और उसे अपने शूज़ को बेचना है और उसके बदले में वीट खरीदना है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसको शूज़ बेचकर अपने लिए वीट खरीदना है, बीच में मनी नहीं है। अब उसको ही हैज़ टू फाइंड अ पर्सन हु इज रेडी टू टेक हिज शूज़ एंड हु इज विलिंग टू सेल हिज वीट। उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए, कितना मुश्किल है उसे ऐसा ढूंढना, ऐसा इत्तेफाक ढूंढना। इत्तेफाक इज कोइंसिडेंस। ऐसा कोइंसिडेंस ढूंढना जो उसके शूज़ को खरीदे और उसको वीट दे जो उसे चाहिए। तो पूरे मार्केट में पहले वो एक वीट प्रोड्यूसर को ढूंढेगा कि जो वीट बेच रहा है। फिर उसके पास जाके पूछेगा, क्या आप शूज़ लेने को तैयार हैं? मुझे वीट चाहिए। वो कहेगा, मैं वीट देने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे शूज़ तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्लोथ्स चाहिए। क्लोथ मर्चेंट के पास वो जाएगा वीट वाला कि आप मुझसे वीट ले लीजिए, मुझे क्लोथ्स दे दीजिए। क्लोथ्स मर्चेंट कहेगा, मैं आपको क्लोथ्स तो दे दूंगा, लेकिन मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे तो शूज़ चाहिए। तो इस तरह का ये ट्रायंगल सा बन जाएगा एंड nobody is able to get the things of their choice. बस इसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए आई मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ वाई आपको समझ में आ गया? वाई मनी केम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन बाय एनी थिंग ऑफ हिज चॉइस, एनी गुड्स, एनी सर्विसेज। मनी आने से देयर वॉज नो नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अर्लियर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उस सिस्टम को हम क्या कहते थे जब मनी नहीं थी एंड द गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड गुड्स वर एक्सचेंज फॉर सर्विसेज? इट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, BARTER. Barter system was the system when the goods were exchanged for goods, and that system required double coincidence of bonds, as I have told you. But when money came, how money act as a medium of exchange?
कैसे आई मनी? When money came as a medium of exchange, there was no need of double coincidence of wants. जिसके हाथ में पैसा है वो अपना शू मैन्युफैक्चरर अपना शूज बेचता है, उसके बदले में पैसे लेता है और उस पैसे से वो वीट खरीद लेता है। क्लोथ मर्चेंट अपना क्लोथ्स बेचता है, उसके बदले में शूज खरीद लेता है। मतलब अब हमको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रह गई। एलिमिनेट्स, मनी के आने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं रह गई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिफाइन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, आप क्या लिखेंगे? व्हेन both the people are ready to buy and sell each other's product. They agree to buy each other's product, buy and sell each other's product. That is called double coincidence of wants, but it is very difficult to find in the market. Money acts as an intermediate in the exchange process. जब हम किसी भी सामान को खरीदते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं, देन मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट। बिना पैसों के हम ना वो सर्विस ले सकते हैं और ना ही कोई गुड्स ले सकते हैं। तो मनी इज एन इंटरमीडिएट, दिस इज द की वर्ड हियर। मनी इज एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. It is authorized by the government of the country, and for India it is Reserve Bank of India. Money is authorized by the government. हमारी जो करेंसी है उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है. It has no value on its own. ये किसी प्रेशियस मेटल की नहीं बनी है, गोल्ड की, सिल्वर की. इसकी अपनी वैल्यू नहीं है. अगर एक बार कोई करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे ख़त्म कर देता है कि अब इतने समय के बाद, आपको याद होगा 500 रुपीज़ का जो पुराना नोट था वो एकदम से एक न्यूज़ आई कि इतनी डेट के बाद ये अब नहीं चलेगा, तो इट बिकेम अ पीस ऑफ पेपर. जो पुराने कॉइन्स थे 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, ये कॉइन्स अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है. ये कोई ऐसे प्रेशियस मेटल के नहीं है जैसे पहले टाइम में गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत के टाइम में कॉइन्स होते थे गोल्ड के, सिल्वर के. अगर वो बाज़ार में बंद भी हो गए उनकी अपनी वैल्यू थी. ठीक है, तो इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जब तक वो ऑथराइज्ड है तब तक उसकी वैल्यू है. ओके, उसके बाद अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है, कुछ समय के बाद गवर्नमेंट बंद कर देती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. लीगली नो वन कैन रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज. नो बडी कैन रिफ्यूज ट्रांजेक्शन डन इन रुपीज और द करेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. सबको इस करेंसी में ही ट्रांजेक्शन करना है. कोई हमें मना नहीं कर सकता. मैं सब्जी लेने गई तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा नहीं भाई आप 100 रुपये का नोट मत दीजिए, हम तो केवल 500 रुपीज़ का नोट एक्सेप्ट करते हैं. कोई नहीं कह सकता. हमारे पास जो करेंसी है, मेरे पास 10 के रुपीज़ के नोट हैं जो कि ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट है, या 20 के, या वट एवर. नो बडी कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट डन इन करेंसी और रुपीज़ जो हमारी करेंसी है. तो अभी बेटा आपने दो चीज़ें समझ ली कि वाई मनी इज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज विदाउट मनी वी कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड हाउ मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. Modern forms of money we have divided into two, currency and demand deposits. First, currency. Currency includes paper notes and coins. Paper notes and coins, which is known as Indian currency, is not made up of any precious metals. It is authorized by the government of the country, and for India, RBI, Reserve Bank of India, issues currency. No other individual or organization
is allowed to publish this currency. It is only RBI. Okay, so it is authorized by the government. That is why it is accepted as a medium of exchange, and nobody can refuse any sort of transaction done in either paper notes or coins. Second is demand deposits. Demand deposit means the money which is kept in the bank. आप सब जानते हैं कि जब हमको कोई सैलरी मिलती है या हमें कहीं से जब पैसा आता है बिजनेसमैन को, तो हमें एक ही टाइम पर सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती. हम थोड़ा सा पैसा अपने पास रखते हैं और बाकी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. इससे हमारी मनी सेफ भी रहती है और नंबर 2, वी गेट इंटरेस्ट ऑन द मनी वी हैव डिपॉजिटेड. और जब हमको ज़रूरत होगी तो वी कैन डिमांड आवर मनी फ्रॉम आवर डिपॉजिट्स. हम कभी भी अपने बैंक में जाकर अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. Demand deposit is also one form of money only, but it is kept in the bank for 2 reasons. As it is safe also, we are getting interest also. Or whenever there is demand, whenever we are in need of money, we can go to bank and demand for our money. So this money kept in the bank and which can be withdrawn in our demand is known as demand deposits. So you must know the definition of demand deposit. Demand deposit is the money which is kept in the bank and can be withdrawn on our demand from our deposits which is in our account in the bank. Okay, so this is demand deposits. Demand deposit give us one facility of check. Through a check we can settle any transaction without money. पैसा बिना यूज किए एक चेक के थ्रू हम बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. व्हाट इज अ चेक? चेक इज अ पीस ऑफ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, जो बैंक को ये बोल रहा है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू अ पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक. चेक, कभी आपने चेक भरा होगा, चेक बुक देखी होगी. जब कभी हम अपने लिए भी पैसे निकालते हैं, कभी क्या है सारे एटीएम बंद हो गए, एटीएम की फैसिलिटी नहीं है, मुझे चेक के थ्रू पैसा निकालना है, तो मैं क्या लिखता हूँ अपने लिए? टू सेल्फ, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू बी गिवन टू मी. मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ. कभी हम दूसरों की पेमेंट करने के लिए भी चेक फिल करते हैं. टू द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम माई अकाउंट to the person whose name is written on the check. So check is also one interesting facility given by the bank. By this the transactions which need good big amount of money can be settled without money in hand. Okay, without cash payment, without cash we can settle these transactions. So check is a facility given from the bank in form of demand deposits. Okay beta, our next topic is loan activities of banks. अब बैंक की एक्टिविटीज या मैकेनिज्म ऑफ बैंक और वर्किंग ऑफ बैंक देखना है. हाउ डू द बैंक वर्क? बैंक्स कैसे काम करते हैं? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द बैंक? ओके, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द बैंक और व्हाट आर द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स? बैंक्स क्या काम करता है, कैसा इसका मैकेनिज्म है? जनरली देयर आर मेनली 2 types of people who visit the bank. One who have surplus money, those who want to deposit their money in the bank, or one who are in need of money, they want loan or they want to borrow money from the bank. तो जिसके पास सरप्लस मनी है, जिसको हम डिपॉजिटर बोलते हैं, one who have surplus money, they deposit their money in the bank. Same 2 reasons, their money is safe in the bank and they get interest on their deposits. और अपने deposits में उनको क्या मिल रहा है? Interest. उनका पैसा बढ़ रहा है. So they are happy. On the other side there is a group of people
who are in need of money. They take money from the bank. They take money from the bank and they give interest to the bank. यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, यहाँ बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, सो बोरोवर्स आर पेइंग इंटरेस्ट टू द बैंक. अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है समझने की कि जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, इट इज लेसर than the interest which it is getting from the borrowers. Is it clear? बैंक की इनकम क्या है? बैंक की इनकम इसी दोनों का डिफरेंस है. The money which the depositors get on their deposits, the interest is lesser than the interest charged by the borrowers. Borrowers pay high rate of interest to the bank, and from that high rate of interest a small interest is given to the depositors, so thus it is the income of the bank. Difference between the interest given by the borrower and paid to the depositors is the income of the bank. Is it clear? Now whatever the money comes from the depositor, डिपॉजिटर से जितना पैसा बैंक में आता है, सब लोग अपने बैंक में कोई एफडी बना के रखता है, फिक्स डिपॉजिट, कोई आरडी बना के रखता है, रिकरिंग डिपॉजिट, कोई सेविंग अकाउंट में, मतलब किसी तरीके से वो बैंक में पैसा रखते हैं. वही दो रीजन हमेशा याद रखना है, देयर मनी सेफ इन द बैंक एंड दे गेट इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स. अब क्या होता है, बैंक इस पैसे का क्या करता है? बैंक की मेन एक्टिविटी है टू एक्सटेंड लोन टू द बोरोवर्स, दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी. तो बैंक क्या करता है, केवल 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स केवल 15% अपने पास रखता है और बाकी सब लोन पे दे देता है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है. So the activity of the bank is, the main activity of the bank is to extend loans. तो इस 15% को वो क्यों रखता है? जो डे टू डे नीड होती है, जैसे हमने पैसा जमा किया है बैंक में, लेकिन जब मुझे चाहिए मैं एटीएम से पैसे निकाल के लाऊंगी, मुझे कोई और ज़रूरत है, मैं पैसे बैंक में लेने जाऊंगी, तो उस छोटी छोटी नीड्स को पूरा करने के लिए 15% मनी बैंक अपने पास रखता है, so that it can solve the daily need of the depositors. जितनों के पैसे वो कभी भी लेने आ सकते हैं, तो उसके लिए वो 15% रखता है, बाकी पैसा वो लोन पे दे देता है एट अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे उसे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है. सो दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द बैंक. कभी आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी है, कोई अचानक से कोई फंक्शन है या किसी चीज़ के लिए पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं अपने ही पैसे अगर बैंक में लेने गई, मेरे 5 लाख रुपीज़ बैंक में है कि मुझे 3 लाख चाहिए, बैंक इज़ अनेबल टू गिव द मनी फॉर दैट इन दैट शॉर्ट पीरियड. वो कहेगा अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है तो मुझे थोड़ा पहले बताएं, और या तो फिर वो अपनी मेन ब्रांच इधर उधर से बात करके, कांटेक्ट करके आपके पैसे का इंतजाम करेगा. क्योंकि एट अ टाइम, एक समय पर उसके पास केवल 15% ऑफ डिपॉजिट्स है. दिस 15% ऑफ डिपॉजिट इज फॉर दोज डिपॉजिटर्स हु कैन कम एंड विड्रॉ देयर मनी. ओके, सो बाकी सारा पैसा बोरोवर्स को लोन में दिया जाता है. सो दिस इज द लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक. One question is how these loan activities are beneficial for the depositors, for the bank and for the borrowers. For the depositors, their money is safe in the bank and they are getting interest on their deposits. For the borrowers, they are getting money from the bank and at a very reasonable rate of interest, and they can start their own work, their business, for whatever they have borrowed money. They can buy the inputs for farming or raw material for small business, or whatever reason they have taken money from the bank, they can do their work. वो अपना काम कर सकते हैं. और
interest is also quite reasonable. अब बैंक को क्या बेनिफिट है? बैंक को यही बेनिफिट है, एक तो वो ज़्यादा यहाँ से इंटरेस्ट ले रहा है और इनको कम दे रहा है, तो इनकम हो रही है उसकी. ओके, और व्हेन द मनी इज गिवन टू द बोरोवर्स, दे आर एबल टू फुलफिल देयर whatever project they have taken money, तो नेशन ऑल्सो डेवलप्स. ये तीनों को जब फायदा होगा तो नेशन ऑल्सो गेट्स बेनिफिटेड, देश को फायदा होता है. इसीलिए आपने देखा होगा मोदी जी ने मुद्रा योजना स्टार्ट करी. मुद्रा योजना मतलब बोरोवर्स को मुद्रा देना, उनको पैसा देना, सो डैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस और दे कैन बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड. सो लाइक दिस वी हैव रेड. इसमें 2 क्वेश्चंस हैं बेटा आपके. व्हाट आर द लोन एक्टिविटीज और मैकेनिज्म ऑफ द बैंक, एंड नंबर 2, how this loan activities are beneficial for depositors, bank, borrowers or for the nation. So beta, I hope you have understood all these 3 topics nicely. Okay, see it carefully, read your NCERT book, and then you will be very easily able to understand these 3 topics. Okay, thank you so much. Have a wonderful day.